ये संख्या में दिख रहा है। चलिए, तो आज एक लास्ट वाली प्रविधि हम लोग पढ़ लेते हैं, भ्रमण प्रविधि। उसके बाद तुरंत हम विधियों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे। लास्ट में लिखना है हम लोगों को क्या, भ्रमण प्रविधि लिखना है। ठीक है, हेडिंग दे देना आप लोग, क्या, भ्रमण प्रविधि। ये लास्ट है और तुरंत अध्ययन शुरू हो जाएगा किसका, विधियों का। और आपको पता है कि ये जो प्रविधि हम लोग पढ़ रहे हैं यह भी किसी न किसी रूप में विधियों से ही संबंध रखती है। तो इसके अंतर्गत जिन विधियों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है उन विधियों का अध्ययन विधियों के समय हम लोग नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। प्रविधि को पढ़ते समय जिन विधियों के विषय में चर्चा और परिचर्चा हम लोगों ने की, जब हम विधियां पढ़ेंगे तो वो चर्चा वहां पर नहीं होगी। अगर उसको भी करेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक है, चलिए, भ्रमण प्रविधि क्या है भाई? मतलब सीधी सीधी बात है, बच्चों को घुमाना फिराना है, ले चल करके कहीं पर हम लोग टूर पर घुमाएंगे फिराएंगे। जो ऐतिहासिक और भौगोलिक नजरिए से महत्वपूर्ण स्थल होगा वही भ्रमण होता है कि नहीं? भ्रमण का मतलब होता है घूमना। हाँ, इसको शैक्षिक भ्रमण भी बोला जाता है। मतलब घूम घूम करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना? बहुत संक्षेप में लिख दे रहा हूं। कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है? घूम घूम कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। घूम घूम कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हाँ, कल से बोरिया बिस्तर उठा के घूमने लगना, प्राप्त किया जाता है। घूमने से बहुत ज्ञान हो सकता है। हम लोग जैसे थोड़ी सी अगर हम कल्पना करें, हमको विभिन्न प्रकार के भौगोलिक स्थलों को याद करना पड़ता है कि नहीं? अगर हम आपसे पूछें कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, सॉरी प्रयागराज, है ना, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे। अगर प्रयागराज आए हैं, घूमे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक संगम भी है ना, तुरंत आप बता देंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तब जो लोग पढ़े होंगे, जिनके दिमाग में होगा, वो तुरंत जवाब दे देंगे। इसी तरीके से जितने भी पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, है ना, उनके विषय में हम लोग क्या करते हैं, जब हम अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं जीएस वाले पोर्शन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव अभ्यारण्य। आपको गौरव सर पढ़ाते होंगे, बहुत धुआंधार और जबरदस्त तरीके से पढ़ाते होंगे। सोचो अगर हम लोग वहां वहां घूम कर आ जाएं तो हम लोग डायरेक्ट दर्शन कर लेंगे, हमारे ज्ञानेंद्रियों के अनुभव में वो जुड़ जाएगा। वहां का स्थल और वहां की जो विशेषता है, वहां के लोगों का रहन सहन, सब कुछ हम सीख लेंगे। तो ये जो भ्रमण विधि होती है ना, ये बहुत कारगर होती है। इसका जो ज्ञान होता है डायरेक्ट बच्चे के दिमाग में घुस जाता है। घूमेंगे देख लेंगे, घूमेंगे जब देख लेंगे तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। तो यही चीज होता है कि घूम घूम करके ज्ञान प्राप्त करना। इससे लाभ क्या होता है, डायरेक्ट हम उस बात पर चलते हैं और कुछ लाभ इस विधि के लिख देते हैं। इसमें लाभ में सबसे पहली बात आती है कि सीखना कैसा हो जाता है बाबू, सीखना रुचिपूर्ण हो जाता है। सीखना कैसा हो जाता है, सीखना रुचिपूर्ण हो जाता है। सीखना रुचिपूर्ण हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट स्थल पर पहुंचने के बाद नहीं बनता है। जैसे ही बच्चे को पता चला कि बेटा आज हम लोग चलेंगे, फला डेट को हम लोग चलेंगे टूर पर घूमने कहीं, इंटरेस्ट उसी दिन से बन जाएगा। इंटरेस्ट उसी दिन से बन जाएगा और आपस में बातें करेंगे। हमारे विद्यालय के टूर जा रहे हैं, बाकी विद्यालय के नहीं जा रहे हैं, हम अपने बाकी सहपाठियों से जो अलग विद्यालय पर पढ़ रहे होते हैं उनसे चर्चा करते हैं कि हमारे विद्यालय से टूर जाएगा फला जगह, और जब हम घूमने जाएंगे फिर लौटेंगे तब वहां पर व्याख्यान करेंगे अपने मित्रों में आकर के, जो हमने प्रत्यक्ष अवलोकन किया है उसकी चर्चा परिचर्चा हम अपने मित्रों में करेंगे। वो इतना खूबसूरत था, ऐसा था। तो जो नहीं गया होगा, हाँ फेंक भी रहा है कुछ ये, अच्छा गए हो तुम, तो इसी में कई बार हुड़ुम तुड़ुम हो जाती है, फिर कट्टी कुट्टी, है ना, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, कट्टी मिट्टी वाली बात चलने लगती है। तो ये सब बच्चे के लिए आनंददायक होता है। शुरू से ही लेकर के लास्ट तक ये सब प्रक्रिया बच्चे को बहुत ज्यादा आनंद देने वाली प्रक्रिया होती है। अब चूंकि इस विधि का महत्व बाल्यावस्था में है,
क्यों बाल्यावस्था में इस विधि का महत्व कुछ ज्यादा होता है? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बाल्यावस्था की एक बहुत जबरदस्त विशेषता होती है मेरे जुगनुओं, भ्रमण की आदत पाई जाती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की एक बहुत जबरदस्त खूबी ये होती है ना, घूमने फिरने की आदत बाल्यावस्था में पाई जाती है। और ये आदत लगभग 9 से 10 वर्ष की अवस्था में कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। 9 से 10 वर्ष की अवस्था में ये आदत कुछ ज्यादा पाई जाती है। आपसे सवाल बनता है, पात्रता परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है, भ्रमण की आदत किस उम्र की विशेषताओं में शामिल होती है? तो घूमने फिरने की आदत ना, ये शामिल होती है बाल्यावस्था की विशेषताओं में। याद करो अपना एकेडमिक जीवन, हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे होते थे बचपन में, वहां पर संसाधन नहीं होते थे, है ना, मतलब लेटरिन बाथरूम नहीं हुआ करते थे, और पढ़ते पढ़ते उबन महसूस होती थी, और ये घूमने फिरने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। तो कुछ 1-2 घंटी पढ़ने के बाद, 1-2 क्लास पढ़ने के बाद मन खराब होता था। तो मास्टर साहब के पास एक तो दमदार लड़का अपने ही गैंग का जाता था, क्या बोलता था, सर जी, हाँ ये वाला काम करने जा रहे हैं बड़ा। अब सर जी भी इस पर रिस्क नहीं लेते थे क्योंकि विद्यालय में संसाधन है नहीं, तो टोका टाकी बिल्कुल नहीं करते थे कि अगर रोक देंगे तो परीक्षण यहीं कर डालेगा, और यहाँ परीक्षण कर दिया तो फिर और संकट खड़ा हो जाएगा। तो सर जी कहते थे कि चल 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 निकल, जल्दी 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 करके आ। तो एक लोग जाते भी नहीं थे। इधर से दिखाया जाता था कि सर बड़ा काम करने कितने लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, अकेले तो जाने भी नहीं दिया जाता था। क्योंकि विद्यालय ऐसे जगह होता ही था कि जहां उसके पीछे झाड़ी होती थी, तालाब होता था, नहर होती थी, नदी होती थी, कोई पोखरा होता था। तो मास्टर साहब को डर होता था कि बच्चा इधर उधर कुछ इसके साथ अनहोनी ना हो जाए, तो 2-3 उसके साथ चमगादड़ टाइप के लोग भी जाते थे, और जाने के बाद करते कुछ नहीं थे। क्या है, घर से गए हैं अभी कर धर के सब कुछ, वहां जाने के बाद क्या करना है? और गए तो 2-2 घंटियां वहीं पर व्यतीत होती जा रही हैं। कहीं बबूल का पेड़ है, कहीं आम का पेड़ है, पकड़ के लटक के इधर उधर कुछ ना कुछ एड़ी तेड़ी हो रही है। कहीं नहर है, पुलिया है, उसी पर बैठ गए, है ना, सीधा दर्शन की बातें चल रही होती हैं, खूब दूर दूर तक देखना, मस्त मस्त बातें करना, इसके अलावा और कुछ जीवन में होता ही नहीं है। सोचो पहुंचे बचपन में कि नहीं पहुंचे बचपन में। तो जब बाल मनोविज्ञान अस्तित्व में आया ना, तो बाल मनोविज्ञान के अस्तित्व में आने के बाद यही सब मनोवैज्ञानिक पहलू का अध्ययन किया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा। यह अध्ययन किया गया इसलिए कि ये बच्चों की जो भ्रमण की आदत है ना, इसको शिक्षा में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तब बहुत से विद्वान जो थे, विभिन्न शिक्षा शास्त्री जो थे, उन्होंने इस बात की पहल की कि ये चूंकि नैसर्गिक क्रिया है घूमने की बच्चों की, तो समय समय पर विद्यालय में पर्यटन की और भ्रमण की व्यवस्था की जाए। इससे होगा एक नयापन बच्चे में आ जाएगा, नयापन हो जाएगा, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा उसका। देखो मनोरंजन क्या है ना, कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनोरंजन का होना बहुत जरूरी है। अगर कार्य मनोरंजन पूर्ण नहीं है तो वह कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे जो कार्य हो, आप पढ़ते हैं, अगर आपका पढ़ना मनोरंजन पूर्ण नहीं होगा तो आप कभी भी अपना उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम पढ़ाते हैं, अगर हमारा पढ़ाना मनोरंजन पूर्ण नहीं हुआ आपके लिए ना, तो ये क्लास लेक्चर बहुत बोरियत देगा, बहुत बोरियस महसूस करेंगे आप क्लास से निकल जाना चाहेंगे, हट जाना चाहेंगे। तो ना तो हम अपने शिक्षण उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, ना तो आप अपने अधिगम उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो मनोरंजन बहुत जरूरी होता है, और यह मनोरंजन का बहुत जबरदस्त माध्यम होता है उनके उम्रगत विशेषताओं के मद्देनजर, है ना। चूंकि उम्र की विशेषता है घूमने फिरने की आदत, इसी दौरान हम लोग साइकिल वाइकिल चलाना भी सीखना शुरू कर देते थे, क्योंकि रचनात्मकता भी बाल्यावस्था की विशेषताओं में एक है। देखो ऐसा नहीं है कि हम कहानी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, हर एक बात में एक सवाल है आपके परीक्षा का। इसीलिए जो हमसे पढ़ते हैं उनके लिए साइकोलॉजी आसान लगने लगती है, जो कंसंट्रेट होकर के सुन लेते हैं, क्योंकि फर्जी की कोई बातचीत नहीं होती है, जो बातचीत हम करते हैं उसमें भी सवाल होता है। जैसे एक सवाल आपसे पूछा हुआ है, यूपी टेट के परीक्षाओं में लगातार पूछा हुआ है कि
सृजनात्मकता का विकास किस उम्र में होता है? यद्यपि सृजनात्मकता या रचनात्मकता हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी इस प्रवृत्ति का विकास एक उम्र के आने के बाद होता है। वो उम्र होती है कौन सी? बाल्यकाल, यानी कि बाल्यावस्था की समय। बाल्यावस्था के समय रचनात्मकता हमारे अंदर आ जाती है और उस रचनात्मकता के कारण हम नए नए काम करना शुरू कर देते हैं। साइकिल चलाना सीखना उसमें से एक महत्वपूर्ण होता है। पुराने चप्पल को काट करके ना उसकी घड़ारी बनाना ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो साइकिल जब चलाते हैं, सीखते हैं, तो पहले तो अपने गली मोहल्ले में इधर उधर कैंची फंसा करके खटपट खटपट मचाए रहते हैं। जब थोड़ी बहुत साइकिल चलाने की क्रिया सीख जाते हैं, तब उसके गद्दी पर बैठने का प्रयास होता है। पहले गद्दी पर भी नहीं बैठे, पहले कैंची जब पकड़ लिए, फ्रेम पकड़ के, हैंडल पकड़ के जब पैडल मार करके चलाना शुरू करते हैं, तो मन में आता है कि कहाँ तक चले हम, कहाँ तक चले हम। अगर वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को खत्म करके दूसरे ग्रहों पर भी जा सकती थी साइकिल ना, तो हम लोग एक आध दिन चांद पर भी चले जाते चलाने के लिए। मंगल वंगल तो ऐसे चुटकी बजाते पहुंचते रहते हम लोग, लेकिन हम लोग बंधे थे किससे? ग्रेविटेशन से। और जो ग्रहों के बीच की दूरी है उससे हम लोग परेशान होते थे। अन्यथा सीधा साइकिल उठाते और डायरेक्ट पहुंच जाते मंगल पे, खूब दौड़ाते और फिर नीचे उतर आते क्योंकि घर वाले बाकी यहाँ तो इस ग्रह पे तो खोज लेते थे, कहाँ तक गए हो मम्मी, डंडा लेके पीछे 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 पीछे। कई बार उसी के चक्कर में और जल्दी जल्दी चलाना सीख जाते थे। मम्मी डंडा लेके पीछे पीछे आ रही हैं और बंदा पैडल लगा रहा है, जम करके पैडल लगा रहा है भागने के चक्कर में। अब मम्मी परेशान हो जा रही है कि रुक जा, चोट वोट लग जाएगी। तो अब समझ में आई बात ना। इसलिए बाल्यावस्था के लिए ये भ्रमण विधि जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। चलो, तो सीखना रुचिपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात यहां पर आ जाओ प्यारे, दूसरी बात क्या हो जाएगी? यहीं से सामाजिक भावना का बहुत जबरदस्त विकास होता है। खेल और भ्रमण दो ऐसी विधियां हैं ना, मेरे जुगनुओं और जुगनियों ध्यान से सुनना, हर बात में एक सवाल मैं दूंगा। खेल और भ्रमण विधि ये ऐसी विधियां हैं जहां पर बच्चा ग्रुप में रहेगा। और बाल्यावस्था का एक विशेष लक्षण यह भी है कि वह गैंग में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है। और घूमना और खेलना दो ऐसी क्रिया है जिसमें समूह बहुत अनिवार्य होता है। तो जब समूह बनेगा तो प्रेम, सहयोग, सद्भाव, है ना, मित्रता, इन गुणों का विकास होगा। तो इस विधि से सामाजिक भावना का जबरदस्त विकास होता है। तो सामाजिक भावना का विकास होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है। ठीक है। हाँ, अब सोचो, अगर कभी भी आप अपने जीवन में प्राइमरी में, जूनियर में पढ़ते समय कभी भी अगर आप टूर पर गए हैं, भ्रमण पर गए हैं, तो जिस मित्र से आप नहीं बोलना पसंद करते थे, क्लास के जिस लड़के से आप नहीं बोलते थे, हाँ थोड़ा टसन में रहते थे क्लास के जिस बच्चे से, भ्रमण के दौरान आप उस बच्चे से भी मित्रता कर लेते थे। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? क्योंकि बस में या जिस भी गाड़ी में हम जा रहे हैं, सीमित लोग हैं, मास्टर साहब हैं, अब उसमें भी अगर हम मुंह फुला करके बैठे रहे तो मजा नहीं आता। वहां जाने के बाद धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट सबकी एक दूसरे में इतनी ज्यादा हो जाती है, हम सभी लोगों से बोलना बतियाना शुरू कर देते हैं। तो जहां वैमनस्य का भाव था किसी एक मित्र के साथ, वह भी खत्म हो जाता था। हम उससे भी बोलना चलना शुरू कर देते थे। किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र में कोई भी संगठन हो, वहां पर भ्रमण बहुत मायने रखता है। अगर संगठन के कर्मचारियों में आपसी मतभेद पैदा हो गया हो, तो जो मैनेजमेंट है ना, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका उसका प्रशासक अपने कर्मचारियों के बीच के वैमनस्य को खत्म करने के लिए, मनमुटाव को खत्म करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, थोड़ा खर्चा कर दे और कहीं पर ले जाए घुमाए आए। कहीं पर ले जाएगा जब घुमाने के लिए ना, तो वो यात्रा जितनी लंबी होगी, घनिष्ठता उतनी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपस में एक दूसरे का लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से बोलना चलना शुरू कर देंगे। वह तब मनोरंजन पूर्ण हो जाएगा और जो भावना दुर्भावना बन रही थी वह एक बार फिर से जुड़ जाएगी, यानी कि दिल से जुड़ना शुरू कर देंगे लोग। तो सामाजिक भावना का विकास होता है। समस्त इंद्रियां क्रियाशील होती हैं भाई, है ना। हाँ, समस्त इंद्रियां जो है वो क्रियाशील होती हैं। देखना, सुनना, सब कुछ बहुत जबरदस्त होता है। समस्त इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। और नहीं क्रियाशील होंगी तो जैसे पहाड़ वहाड़ पर घूमने चले गए और अगर आप वहां पर
आंख नाक कान सबका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो गिरेंगे तो शून्य में विलीन हो जाएंगे। हाँ, कहीं उछल करके पहाड़ वहाड़ नागना है और कोई मित्र आपकी उंगली पकड़ रहा है, आप उससे नाराज हो, हटो हम अकेले चले जाएंगे, तुम रहने दो, और वहां पर अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आप जाओगे, कहाँ जाओगे, फिर वापस नहीं मिलोगे। तो यहाँ पर समस्त इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, मजबूरी होती है कि आप इंद्रियों की क्रियाशीलता को रखें। चलिए, आपका हमारे प्रति जो प्यार है ना, ये हमको बहुत ऊर्जा देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बात को लिखेंगे, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान सहजता से हो जाता है। यह भी है, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान, है ना। हाँ, मतलब विभिन्न प्रकार के कल्चर के बारे में बंदा जान जाता है। विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान सहजता से हो जाता है। विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान सहजता से हो जाता है। सहजता से हो जाता है। बोलिए सही है कि नहीं। आपको पता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पर सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है। मतलब समाज बदला, क्षेत्र बदला, संस्कृति बदल जाती है। तो जब हम भ्रमण का प्रयोग करेंगे तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से, यानी कि विभिन्न प्रकार के कल्चर से बच्चा परिचित होगा, बहुत कुछ सीखेगा। सीखेगा कि नहीं सीखेगा, बोलो बोलो आप। जैसे बच्चों को अगर हम राजस्थान लेकर के चले, इतना लंबा टूर होता नहीं है, हालांकि छोटी कक्षाओं में क्षेत्र भ्रमण विधि का हम प्रयोग करते हैं, उसके इर्द गिर्द के ही वातावरण को समझाने के प्रयास में हम होते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्यवहारिक एग्जाम्पल दे दें, जैसे हम लोग मान लो राजस्थान चले घूमने के लिए, तो राजस्थान की जो संस्कृति है, वहां का जो कल्चर है, वेशभूषा, पहनावा, रहन सहन, खान पीन इत्यादि, कुछ ना कुछ तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए करेंगे ना। हम अपने क्षेत्र को छोड़ दें, अपने राज्य को छोड़ दें, मान लो हम देश ही छोड़ करके किसी दूसरे देश में चलें घूमने फिरने के लिए, तो वहां के कल्चर के बारे में जानकारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये वो चीजें हैं ना जहां पर खासा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, एकदम इंटरटेन करते हुए चीजों को हम सीखना शुरू कर देते हैं और सीखते जाते हैं। चलिए, यहां पर सीखने में स्वतंत्रता भी होती है, ठीक है, सीखने में स्वतंत्रता भी होती है, सीखने में स्वतंत्रता भी होती है, सीखने में स्वतंत्रता भी होती है। जितना स्वतंत्र होकर के बालक भ्रमण और खेल में सीख लेता है, उतना स्वतंत्र होकर के कभी उसको हम कक्षा कक्ष में सिखा नहीं सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है जो शिक्षण की नवीन विधाएं और नवीन उपागम है ना, उसमें बाल केंद्रित विधि को, बाल केंद्रित उपागम को बहुत तवज्जो दिया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है। और यही है कि हम समय समय पर बाल के व्यवहार के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं से जुड़ें, उनके उम्र के विशेषताओं के साथ कनेक्ट हों और ऐसी विधियों को अप्लाई करें जहां पर उनको स्वतंत्रता मिल सके सीखने की, जहां पर उनका सीखना रुचिपूर्ण हो सके, जहां पर उनके ज्ञानेंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग हो सके। तो ये वो माध्यम होते हैं जिनके जरिए हम ऐसा सब कुछ सार्थक कर सकते हैं। और अगर हम केवल विद्यालय में बैठा करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां पर हम केवल कल्पना में इन चीजों को सार्थक बना सकते हैं कि बच्चों का सीखना स्वतंत्रपूर्ण है, बच्चों का सीखना रुचिपूर्ण है, हम केवल ये कल्पना कर सकते हैं, यथार्थता उसको कभी प्रदान कर ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, चलो मेरे प्यारे, समाप्त हो गया। हम लोगों ने शिक्षण प्रविधियां पढ़ ली, है ना। बस इसकी प्रविधि क्या होती है, ये तो अभी हमने विधियां आपको बताया, इसकी प्रविधि क्या होती है। यहाँ पर मास्टर जो है ना, वो एक प्रकार के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होना चाहिए, बच्चों का खासा ध्यान रखना चाहिए। सभी अध्यापक जितने जाएं, सभी अध्यापकों में आपसी सहयोग की भावना हो, आपसी सद्भाव हो आपस में, है ना। अध्यापक में अच्छी मित्रता और अच्छी समझदारी होनी चाहिए सभी लोगों में, तभी वह अपने सभी बच्चों का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगे। यही इसकी तकनीकी होती है। बच्चों के खान पीन, उनके रहने का, उनके परिवहन का उचित तरीके का ध्यान रखना है अध्यापक को, ठीक है। यही इसकी तकनीकी मतलब की प्रविधि। जो बातें हमको ध्यान में रख करके, है ना, जो बातें हमको ध्यान में रख करके इस विधि को सफल बनाना है, वही हमारी प्रविधि है, वही हमारी तकनीकी है इस विधि की।
ठीक है, चलो समाप्त हो गया। अब आ जाओ आप लोग धीरे से, किस पर आ जाओ, धीरे से विधियों पर आ जाओ। हम लोग विधियां पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। आ जाइए, शिक्षण विधियां हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए, शिक्षण विधियां आप लोग हेडिंग दे दीजिए। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 8 बजे हम मिलेंगे कहां पर, यूट्यूब पर, है ना। 8 बजे हम आपसे मिलेंगे यूट्यूब पर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। आज के जो प्रश्न होंगे वो होंगे शैक्षिक विचारधाराओं से, शैक्षिक विचारक और विचारधारा से लेकर के हम सवाल आपके सामने आएंगे। बहुत उम्दा सेशन होगा। ये जानकारी आपको बैच में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, हम सिलेबस से बंधे होकर के पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक आते हैं तो जो सिलेबस से बाहर की चीजें भी कई बार परीक्षाओं में आ जाती हैं, क्योंकि वो रिलेटेड होते हैं, उसी से जुड़े होते हैं। तो कई बार जुड़ा हुआ भी सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्लास में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं कि जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर हम स्वतंत्र होते हैं, वहां पर हम आपको टॉपिक से रिलेटेड जो बाहर की चीजें पूछी जाती हैं परीक्षा में, उसको लेकर के आया करते हैं। तो आप मिलिए, बहुत उम्दा सेशन होगा। 25 क्वेश्चन को व्याख्या करके बहुत जानकारी आज आपको देंगे। 8 बजे मिलेंगे हम यूट्यूब पर। आइए, शिक्षण विधियों को पहले हम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले है आगमन विधि। पहले कौन सी है भाई? आगमन विधि। हाँ, आगमन विधि का जनक कौन है ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आगमन विधि का जनक कौन है बाबू? अरस्तु है, ठीक है। आगमन विधि का जनक कौन है? अरस्तु है। ऐसा नहीं हम सारी विधियों के जनक ही बताएंगे, जितना है उतना बताएंगे। दूसरा है आगमन के बाद कौन सा है? निगमन है। आगमन के बाद कौन सी विधि है? निगमन विधि है। आगमन के बाद निगमन विधि है। इसके भी फलाना ही है, फलाना बोले तो अरस्तु भी। प्रश्नोत्तर विधि, ये प्रविधि के अंतर्गत हमने आपको समझाया है। प्रश्नोत्तर विधि, संक्षिप्त चर्चाएं हम करेंगे विधियों की। हाँ, आपको हमने पहले ही बताया कि इसके कौन है महोदय? सुकरात महोदय हैं। प्रश्नोत्तर के बाद एक प्रोजेक्ट मेथड आ जाना। कौन सा? प्रोजेक्ट विधि। विधियां बहुत हैं बाबू, एक बार ध्यान से सुन लो आप लोग, विधियां बहुत हैं। बहुत विधियां पढ़ने का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि जो पढ़िए, जो परीक्षा में आपके फंसे, तो हमने वही विधियां रखा है जो लगातार परीक्षा में बनने की संभावना होती है। प्रोजेक्ट में कौन आएगा? प्रोजेक्ट में आएगा आपका किलपैट्रिक। कौन आएगा? किलपैट्रिक आएगा। हाँ, प्रोजेक्ट के बाद नंबर आएगा किसका? खेल विधि का। प्रोजेक्ट के बाद आपका कौन सा आएगा? खेल विधि। जो व्यक्तिक विभिन्नता को पढ़ाते समय हमने आपको पढ़ाया था कि व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हमने बताया था, वहां पर भी इन चीजों की चर्चा हमने की थी। तो खेल विधि का कौन हो जाएगा? खेल विधि में हो जाएगा हेनरी काल्डवेल कुक, है ना। हेनरी काल्डवेल कुक हो जाएगा। तो संक्षेप में नाम लिख देते हैं काल्डवेल कुक। हेनरी काल्डवेल कुक हो जाएंगे किसके? खेल विधि के हो जाएंगे। डाल्टन विधि की बात करें अगर हम, तो डाल्टन विधि में कौन आ जाएगा? डाल्टन विधि में आपके आ जाएंगे, हाँ, हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन आएंगे? हेलेन पार्कहर्स्ट। चलिए, ये हो गया डाल्टन। थोड़ा सा इधर इसको खिसकाते हैं, आगे लिखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर विधि। हाँ, हर्बर्ट विधि,
अगली विधि कौन सी है? हर्बर्ट विधि। तो इसके प्रतिपादक कौन है भाई? हर्बर्ट स्पेंसर स्वयं है। हर्बर्ट विधि में हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि आप नाम लिखना। गार्डन विधि, किंडरगार्टन विधि में कौन हो जाएगा भाई? फ्रोवेल हो जाएंगे, है ना। किंडरगार्टन विधि में कौन? फ्रोवेल हो जाएंगे। मांटेसरी विधि में मारिया मांटेसरी हो जाएंगी। मांटेसरी विधि, मांटेसरी विधि, मारिया मांटेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो ये विधि जो है वो दो विधियों के मेल से बनाई गई विधि है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आर्मस्ट्रांग इसके प्रतिपादक हैं। कौन है? आर्मस्ट्रांग। तो नोट कर लेना आप लोग। बाकी और भी विधियों को हम पढ़ाएंगे। हर्बर्ट विधि के जनक हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। किंडरगार्टन फ्रावेल, मांटेसरी मारिया मांटेसरी। ह्यूरिस्टिक में आर्मस्ट्रांग इसके जनक हैं, यानी कि प्रतिपादक हैं। पहले तो हम इनको पढ़ लेंगे। पहली वरीयता आप इन्हीं पर ध्यान में रख करके पढ़िएगा। इनके अलावा जो विधियां हम आपके सामने लेकर के आएंगे वो आपके लिए बोनस का काम करेंगे, ठीक है। मेन फोकस आपको इन्हीं पर करना है। हाँ, इनका विशेष ध्यान रखना है। बाकी विधियां भी हम और भी विधियां चर्चा में लाएंगे, लेकिन आपको मेनली इन्हीं पर ध्यान रखना है। यहीं से परीक्षा में जो सवाल बनेंगे और डायरेक्ट प्रतिपादक पूछे जाते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट में बहुत कठिन सवाल नहीं बनता है। जब कठिन सवाल नहीं बनता है ना, तब परीक्षा कठिन हो जाती है। अब आपको लगता है कि परीक्षा कैसे कठिन हो जाएगी जब कठिन सवाल नहीं बनता है? तो क्योंकि बिल्कुल फैक्ट पूछ लिया जाता है। अप्लाइड पूछा, अब जब अप्लाइड नहीं पूछेगा ना तो गलती होने की संभावना अधिक होती है। आप पिछले सुपर टेट के भर्ती परीक्षा को देखिएगा, इतना कम समय में और इतना सटीक पूछा था, बेहद इजी पेपर था। लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी चूक हुई तो आपसे गलती हो जाएगी। आप डीएसएसबी का पेपर अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, उसको देखिएगा। बहुत से सब्जेक्ट में बच्चे ये कह रहे हैं कि बहुत इजी पेपर था। उस हिसाब से लोग अनुमान मेरिट का बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर सवाल इजी होते हैं ना, गलती वहां पर ज्यादा होती है। क्योंकि लगता है हमको कि हमने पढ़ा है, क्योंकि लगता है कि हमने पढ़ा है, और निगेटिव मार्किंग है तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मैं दो चार बात आपसे पूछ लेता हूं। जैसे अगर ये कहा जाए कबीर के पत्नी का नाम क्या है ना, सूरदास का जन्म कब हुआ, तुलसीदास कहाँ के थे, इन्होंने रामायण कब लिखा, कल्पना में सोचो थोड़ा सा मैं डेमो देता हूं। कबीर के बीबी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, चार विकल्प बना दे। सूरदास का जन्म कब हुआ, चार विकल्प बना दे। तुलसीदास ने रामायण या रामचरितमानस, सॉरी रामायण नहीं रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की। अब सोचो, अगर ये सवाल पूछ ले तो ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहेंगे। भैया आप कबीर को बचपन से सुनते आ रहे हो, आप सुर को बचपन से सुनते आ रहे हो, आप तुलसी को बचपन से सुनते आ रहे हो, तो मन नहीं मानेगा कि हम इसका उत्तर ना दें। स्किप नहीं कर सकते हैं आप विकल्प का उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जागेगा, नहीं हमको उत्तर पता है। और अक्सर गलतियां हो जाएंगी, अक्सर गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि ये इतनी लो लेवल की चीजें हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम सूरदास जी का जन्म याद करें, हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम रामचरितमानस की रचना का सन याद करके रखें। तो यहाँ पर गलती होने की संभावना होती है, लेकिन हम कतई मानेंगे नहीं कि हम गलत कर सकते हैं। इसलिए हम सवाल को करके आते हैं, तो हम जोड़ करके आते हैं कि हमने इतना सवाल किया है, मेरिट इतना जाना चाहिए। और पता चलता है कि इन्हीं सवालों में माइन्यूट सी गलती हुई। जो कठिन सवाल आते हैं, जहां दिमाग लगाने की जरूरत है, हो सकता है वहां पर सोच विचार करके आप उत्तर सही दे ले जाएं, वहां पर सोच विचार करके आप उत्तर सही दे ले जाएं, ये संभव है। तो इसलिए जो यूपी टेट और सुपर टेट होता है ना, ये टफ होता है, लगता है कि आसान है। यहाँ पर बहुत सावधानी से चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। और जो बंदा पूरा व्याख्यात्मक पढ़ लिया, हर चीज को समझ लिया, उससे गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो फैक्ट को दिमाग में बैठा लेगा। और कुछ लोग होते हैं जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि चलो मैं रट्टा मार लेता हूं,
भाई रट्टा मार लिए ना तो वो भूलने की संभावना ज्यादा होगी, लेकिन अगर समझ लिए तो उसका फैक्ट कभी भूलेगा ही नहीं। इसलिए बार बार ना विषय के रीढ़ को पकड़ने का प्रयास किया करो आप लोग। अभी मान लो कि हमारी रीढ़ को अगर हाथ डाल के आप पकड़ लो तो हम चल पाएंगे, इधर उधर अंगों का संचालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपके रीढ़ को पकड़ लिया जाए, रीढ़ की हड्डी को, तो सारे न्यूरॉन्स हमारे कस्टडी में हो जाएंगे, फिर आप अपने तरीके से अंग का संचालन नहीं कर पाएंगे। वैसे प्रत्येक सब्जेक्ट की रीढ़ होती है, मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कार्ड, उसको पकड़िए। उसके बाद उस सब्जेक्ट के जितने अंग प्रत्यंग हैं वो आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। बहुत कम मोटिवेशन करता हूं, लेकिन सटीक आपको बताता हूं कि आप उस पर काम करो। लंबा समय है और बहुत से हमारे अध्यापक भाई बहन हैं जो अध्यापक बनने जा रहे हैं, यानी सुपर टेट की तैयारी करने वाले बहुत से भाई बहन हैं जिनके दिमाग में इस समय नकारात्मकता पैदा हो गई है कि सरकार ने वैकेंसी को लेकर के नहीं बोला। योगी जी की एक वीडियो मिली लोगों को जिसमें योगी जी ने कहा कि दिसंबर आने तक हम 50,000 नवनियुक्त करेंगे शिक्षकों को, तो उसको तोड़ मड़ोड़ करके लोगों ने कहा कि ये 50,000 अदर वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जैसे अधीनस्थ की बात कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत की वैकेंसी निकली है उसकी बात उन्होंने किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी लाख भर्तियां कर डालें किसी विभाग में, आम जनता तक वह बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन योगी जी अध्यापक भर्ती परीक्षा 25,000 से 50,000 अध्यापक की भर्ती अगर कर देंगे ना, तो पूरा एकदम ढिढोरा पिट उठेगा राज्य में कि हाँ भर्ती निकली है, भर्ती निकली है। अब समस्या कहाँ है आपको? आपको ये लग रहा है कि दिसंबर में टेट का आयोजन होगा, यूपी टेट आपने सुना है कि दिसंबर में यह आयोजित होगा, तो यह श्योर है, 100% है कि यह दिसंबर में आयोजित होगा, ठीक है। तब आपको लग रहा है कि सुपर टेट कब होगा? जब दिसंबर में यूपी टेट होगा तो सुपर टेट कब होगा? इससे पहले 2 वैकेंसियां हुई हैं, उनमें उठा करके देखो कि कब टेट और सुपर टेट कब हुआ है। टेट और सुपर टेट कब हुआ है, इससे पिछली दोनों भर्तियों को उठा करके देख लो आप। दिसंबर में ही यूपी टेट हुआ है और दिसंबर में ही सुपर टेट की डेट थी, जो कोर्ट के चक्कर में जनवरी में चली गई। तो एकदम परेशान ना रहो मेरे प्यारे। और हो सकता है कि अगर सरकार को ऐसा भी लगे कि हम सुपर टेट का आयोजन करें और भर्ती कोर्ट कोर्ट खेले, तो सरकार कोर्ट नहीं जाना चाहेगी इस बार। इस बार सरकार कोर्ट नहीं जाना चाहेगी, जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने का प्रयास सरकार करेगी। तो संभव ये भी हो सकता है कि यूपी टेट में जो आप करेंगे, यूपी टेट में जो आप करेंगे, उस यूपी टेट के मार्क से यानी 60% यहीं से निकाल लेगा और 40% एकेडमिक जोड़ लेगा और यहीं पर डायरेक्ट आपसे नियुक्ति पत्र आपको वितरित कर दिया जाएगा। यहीं पर डायरेक्ट नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। क्योंकि जब सरकार सिस्टम में थी, सरकार के पास समय था, तो सरकार ने दलील दी कि हम योग्य अध्यापक भर्ती करेंगे। यहां पर सरकार का ये चुनावी स्टंट होगा, तो संभावना ये है कि अगर सुपर टेट पर किसी भी तरीके का ग्रहण नजर आया सरकार को, तो यूपी टेट का 60% लेकर के 40% कर देगा सीधे सीधे किसको? एकेडमिक को, और डायरेक्ट नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा। अब यहां पर समझो, थोड़ी सी बात बारीकी समझो, मैं समझा रहा हूं, दिमाग की बत्ती खोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना पूरी बात को। क्या मैं बता रहा हूं उसको केयरफुल तरीके से सोचो। हमारा सोचने का अधिकार है, हम सोच सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या हम सोच सकते हैं इस पर ध्यान रखना, मानो या ना मानो, मैं अपना विचार रख रहा हूं, उसको मानो या ना मानो। अगर मानोगे तो भला ही रहेगा, क्योंकि कोई नुकसान होगा नहीं फायदे के अलावा। तो ध्यान से सुनो, सुपर टेट के भर्ती परीक्षा में ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों ने आरोप लगाया कि आरक्षण से छेड़छाड़ हुई है। यहां मैं जातिवाद और आरक्षण का मुद्दा नहीं लेकर के आ रहा हूं, यहां मैं सरकार का और अभ्यर्थियों का, मैं एक अध्यापक हूं, मुझसे मतलब नहीं है, मुझसे अभ्यर्थियों से मतलब है। सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। मैं दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस के जरिए मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। यहाँ पर ओबीसी और एससी एसटी के बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ की है, और हुआ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब समझो वो छेड़छाड़ कैसे हुआ है। एमआरसी के तहत सरकार भी सही है, अभ्यर्थी भी सही है, दोनों लोग सही हैं अपने अपने जगह पर, कोई गलत नहीं है। जो रह गए हैं उनके लिए वो समस्या गलत लग रही है। अब सुनो दूसरी चीज, किसी दिन लंबा समय देंगे तब समझाएंगे कि ऐसा होना क्यों है।
सिंपल सी बात है, हम ओबीसी हैं, हम ज्यादा नंबर पाए और हम जनरल में सेलेक्ट होकर के बहुत दूर के जिले में चले जाएं, और हमसे नीचे जो हमारा ओबीसी का भाई है वो कम नंबर पा करके जिला पा जाए, तो हमको कष्ट होगा कि नहीं होगा। इसी समस्या को खत्म करके एमआरसी लागू किया गया, जिसमें जिले में नियुक्ति देने की वरीयता दी गई किसको, जो ऊपर कोई मार्क वाले हैं। यहीं से छेड़छाड़ हो गया सिस्टम से। सरकार एक तरफ ही कर सकती है, एक तरफ आप मांग रहे हो कि आपके टॉपर आपके जिले में रहे, एक तरफ आपको आरक्षण चाहिए, तो सरकार भी सही है, अभ्यर्थी भी सही। दूसरा सुनो, ये वाला विवाद इस भर्ती में भी रहेगा, तो सरकार इसको खत्म करना चाहती है। आसानी से सुनो, ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, 82 है। सुनो लॉजिक में समझाता हूं, ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, यूपी टेट में पात्रता परीक्षा में ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, 82 है। और जनरल की कट ऑफ कितनी है, 90% है। सोचो, ओबीसी की कट ऑफ 82% है, जनरल की कट ऑफ 90 नहीं, नंबर की बात चल रही है, सॉरी। 82 नंबर पा करके ओबीसी क्वालिफाई होगा, एससी क्वालिफाई होगा। 90 नंबर पा करके पात्रता परीक्षा में कौन क्वालिफाई होगा, जनरल के बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो भैया 8 नंबर का अंतर है। कितने नंबर का अंतर है, 8 नंबर का अंतर है। और इनकी यही योजना भी होती है। जनरल के लड़के अधिकांशतः जो यूपी टेट देते हैं और फेल होते हैं, वो 84 से लेकर के 88 तक होते हैं। ओबीसी में वो क्वालिफाई ही रहते हैं, ओबीसी में वो क्वालिफाई ही रहते हैं। ओबीसी के लड़के 82 के इर्द गिर्द रहते हैं, जो कम पढ़े होते हैं, फेल होते हैं। मतलब 82 टारगेट में होता है, 30 के इर्द गिर्द पहुंचते हैं। 8 नंबर का अंतर यही दिख रहा है ना। अब सोचो, अगर इनका 60% का गुणांक लें और इनका 60% का गुणांक लें तो कौन आगे होगा। इनका 60% का गुणांक और इनका 60% का गुणांक ले लो यहां से, और 40% एकेडमिक जोड़ लो, तो किसको मौका मिलने की संभावना ज्यादा है। सोचो, किसको मौका मिलने की ज्यादा संभावना है। जो योग्य है, जो ज्यादा नंबर लेने की क्षमता रखता है, इसके सिलेक्शन की संभावना भी ज्यादा रहेगी यूपी टेट के आधार पर। हाँ, एकेडमिक मार्क यहां पर पैदा करेगी, एकेडमिक यहां पर लोचा पैदा करेगी कि हो सकता है कि 90 नंबर वाला लड़का 60% या यूपी टेट से प्राप्त करे और एकेडमिक में पीछे हो, तो वो पीछे हो जाएगा। 82 नंबर लेने वाला 60% लेकर के आए और एकेडमिक लेकर के ज्यादा आए, तो वो हो जाएगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर यूपी टेट के जरिए अगर भर्ती किया जाता है, तो सीधे सीधे हाई नंबर वाले वरीयता में आ जाएंगे, यहां से पात्रता परीक्षाओं से। ठीक है, और सरकार अगर एक पक्ष की सोच रही है, तो उसका भी सफल हो जाएगा। यहाँ पर सरकार अगर एक पक्ष की सोचना करना चाहेगी, तो वह भी सफलता प्राप्त कर लेगी। और सरकार अगर योग्य लोगों को देना चाहेगी, तो वह भी सफलता प्राप्त कर लेगी। यूपी टेट में नंबर लेकर के आओ, नियुक्ति लेकर के जाओ। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, फर्जी के अफवाहों में ना पड़ो, मेहनत से पढ़ाई करो, वैकेंसी आएगी, नियुक्ति मिलेगी। और अगर ऐसे ही कूदते फांदते आप सोशल मीडिया पर रहोगे, हल्ला मचाते रहोगे कि विज्ञापन नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो कुछ होना नहीं है आपका। आप एकदम से सारी बातों को सुनना बंद करके केवल अपने स्टडी पर फोकस करो। और ध्यान में रखो कि हमको जो भी चुनौती मिलेगी, चाहे यूपी टेट की चुनौती मिले, चाहे सुपर टेट की चुनौती मिले, हमको हमारा अधिकतम करना है, हमको हमारी क्षमता का मैक्सिमम प्रदर्शन करना है। यह बात दिमाग में मान करके तैयारी करो। जो भी कंडीशन आपके सामने आएगी, निश्चित रूप से आप उस कंडीशन को बीट करेंगे और आप नियुक्ति पत्र लेंगे। फर्जी के उलझनों में पड़ो ना, मोटिवेशन बनाए रखो अपना। चलो, अब आप लोग, टाइम हो गया, देखो ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे दिलचस्पी कम होती जा रही थी। मैं आइंदा टॉपिक से हटता नहीं हूं, लेकिन मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे टॉपिक से कई बार हटना भी पड़ता है, मोटिवेशन के लिए और तकनीकी समझाने के लिए। तो इसलिए फिर किसी दिन हम और भी चर्चाएं करेंगे इस पर, तो आपका पूरा व्यू क्लियर कर देंगे। आप में सकारात्मकता निश्चित रूप से पैदा होगी और आप पढ़ाई करोगे। मिलते हैं कल।